हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के अंतर्गत परमाणु, अणु और आयन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, रासायनिक संयोग के नियम भी देखेंगे। साथ ही डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिए थे और उसके क्या दोष थे, उन सबको हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद हम फिर देखेंगे कि परमाणुओं के संकेत से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो यह वीडियो क्लास 9 और कंपटीशन स्पेशल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एटम। अब इसके इतिहास में देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं इतिहास में। तो 600 बीसी में एक दार्शनिक थे महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले यह मत दिया, और इनसे पहले लोग यह मानते थे कि इस पृथ्वी पर के प्रत्येक पदार्थ जो है 5 प्रकार के तत्वों से मिले हुए हैं। अग्नि, जल, भूमि, वायु, इस तरह से इन सब चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन और उस समय लोग आग को और पानी को भी तत्व मानते थे। आग और पानी को भी क्या मानते थे? तत्व मानते थे। ठीक है, लेकिन उन सब को टाल करके और महर्षि कणाद ने एक मत दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि परमाणु जो है, ठीक, प्रत्येक पदार्थ, उन्होंने बताया महर्षि कणाद के अनुसार प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म, शाश्वत तथा न दिखने वाला, अदृश्य। ठीक है, जैसे कि अदृश्य का अर्थ यह होता है कि साफ ही नहीं दिखे, लेकिन यहां पर अगोचर कहा गया, कणों से बने होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक पदार्थ जो उनके अनुसार कि किसी भी पदार्थ को, अगर मान लेते हैं यह एक पदार्थ है, इसको हम छोटा करना शुरू करते हैं, इतना छोटा करते जाते हैं, एकदम छोटा करते जाते हैं, एकदम छोटा करते जाते हैं, तो अंतिम में एक ऐसा कण बचेगा जिसे हम छोटा नहीं कर सकते हैं, जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। वह एकदम सूक्ष्म होगा, ठीक है, शाश्वत होगा, ठीक है, जो हमेशा के लिए उपयुक्त रहेगा, और अगोचर होगा, जो दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे परमाणु, अंतिम कण। परमाणु को अगर हम देखें, परम जोड़ अणु। ठीक है, परम का अर्थ होता है अंतिम और अणु का अर्थ होता है कण। तो किसी पदार्थ का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो होगा वही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ठीक है, किसी पदार्थ का या तत्व का अंतिम सूक्ष्मतम कण जो होगा वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भारतीय महर्षि मतलब कि दार्शनिक थे, लेकिन पश्चिमी देशों में भी, ठीक है, पश्चिमी सभ्यताओं में भी जो वहाँ के दार्शनिक थे, जैसे डेमोक्रिट्स थे। ठीक है, तो डेमोक्रिट्स ने भी यही बताया। उनका भी मत यही था कि हाँ, परमाणु जो होगा, ठीक है, वो एक अविभाज्य सबसे सूक्ष्मतम कण होगा, और इन लोगों ने उसे एटोमस कहा। क्या कहा? एटोमस। ठीक है, जबकि भारत में महर्षि कणाद ने परमाणु कहा। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु शब्द की उत्पत्ति उसी समय हो गई, एटम शब्द की उत्पत्ति उसी समय हो गई थी। ठीक है, एटम का अर्थ होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे अविभाज्य कहते हैं। और परमाणु का अर्थ भी अंतिम सूक्ष्मतम कण, जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से परमाणु के बारे में इन लोगों ने जो नियम दिए, मतलब मान्यताएं दी, इन्होंने 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व में यह मान्यता दी थी। ठीक है, तो चलिए परमाणु के बारे में हमने पहले इतिहास को देख लिया कि क्या इतिहास है उसके बारे में। आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बात करते हैं
कि रासायनिक संयोग के नियम, हम जानते हैं कि कोई नया पदार्थ अगर बनता है तो दो तत्व आपस में संयोग करते हैं रासायनिक रूप से, तब नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो रासायनिक संयोग के नियम को देखते हैं। अब देखिए रासायनिक संयोग के नियम, जब दो तत्व, अब इस तरह समझिए कि प्राउस्ट, डाल्टन, लेवोजियर, इन लोगों ने कुछ मान्यताएं दी कि इस तरह से परमाणु संयोग करते हैं। ठीक है, तो जब दो तत्व या परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, और जब वो दोनों संयोग करते हैं तो संयोग करने में कुछ नियमों का पालन किया जाता है, नियमों के अनुसार वो संयोग करते हैं। ये नहीं कि किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु है, कोई भी तत्व किसी भी तरह से किसी भी तत्व से संयोग कर लेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वे विशेष नियम के अनुसार संयोग करेंगे। ठीक है, और उन्हीं नियमों को कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो यहाँ लिखा गया है कि तत्वों के संयोग से नए पदार्थों का निर्माण जो है किसी कुछ विशेष नियमों के अनुसार होती है। ठीक है, और उन्हीं नियमों को क्या कहा जाता है? रासायनिक संयोग के नियम। अब ये रासायनिक संयोग के नियमों को हम दो रूप में पढ़ते हैं। सबसे पहले दो नियमों को देखते हैं। एक नियम जो लेवोजियर ने दिया है 1774 में, ठीक है, और दूसरा नियम प्राउस्ट ने दिया है 1789 में। ठीक है, तो चलिए दोनों को देखते हैं। पहला नियम होगा, हम लिख देते हैं, तो पदार्थ की अनस्वरता का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये दो नियम दिए गए रासायनिक संयोग के नियम के अनुसार। ठीक है, जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। ठीक है, और उन नियमों को ही हम कहते हैं रासायनिक संयोग के नियम। अब वे दो नियम हम यहाँ लिखे हैं, प्रकार नहीं, दो नियम लिखा गया। एक है पदार्थ की अनस्वरता का नियम। ठीक है, इस नियम का प्रतिपादन लेवोजियर ने किया था। आपको बता दें कि लेवोजियर को किताब में कहीं कहीं लभांजे, लेवासिए, लेवोजियर इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लेवोजियर या लेवासिए भी कहीं कहीं लिखा जाता है, लभांजे लिखा जाता है। अब ध्यान देखिए, लेवोजियर ने कब किया? तो 1774 ईस्वी में। ठीक है, 1774 में लेवोजियर ने किस नियम का प्रतिपादन किया? पदार्थ की अनस्वरता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या कहा जाता है, मतलब यह नियम क्या कहता है? तो यह नियम कहता है कि जब तत्व आपस में संयोग करते हैं, ठीक है, जब तत्व आपस में संयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है, उनके द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। तो चलिए, पदार्थ की अनस्वरता के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों का कुल द्रव्यमान जो है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, इसको हम समझाते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं कि एक अभिक्रिया लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, ए ने रिएक्शन किया बी से, अभिक्रिया किया, अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ सी डी का निर्माण हुआ। ठीक है, सी डी का निर्माण हुआ और ए बी रिएक्शन किया। यहाँ पर ए बी को ए बी ही नहीं लिखा गया क्योंकि जब अभिक्रिया होती है तो हमेशा जो पदार्थ बनते हैं वो नए पदार्थ बनते हैं। इसके गुण इन दोनों के गुणों से क्या होंगे? अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा है सी डी या सी डी लिखा गया है, ए बी ही नहीं लिख दिया गया है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। तो अगर इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान देख लेते हैं, ए प्लस बी का द्रव्यमान और सी प्लस डी का द्रव्यमान, अगर दोनों को देखा जाए तो ये बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। मतलब अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया होने के बाद का द्रव्यमान दोनों क्या होगा? समान होगा। ठीक है, अभिक्रिया के बाद भी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, वो उतने के उतने रह जाते हैं। इस प्रयोग को दर्शाने के लिए, मतलब कि इस नियम को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक प्रयोग किया गया। उस प्रयोग को इस प्रकार किया गया कि एक रिटॉर्ट लिया गया, सपोज करते हैं, और इसके अंदर टीन रखा गया। क्या रखा गया? टीन। ठीक है, इसको गर्म किया गया। क्या किया गया? गर्म। और रिटॉर्ट के अंदर इस टीन को कई दिनों तक गर्म किया गया, कई दिनों तक गर्म किया गया। ठीक है, गर्म करने से पहले क्या किया गया कि इसे तौल लिया गया, मतलब इसके द्रव्यमान को
देख लिया गया कि कितना इसका द्रव्यमान है। अब इसके द्रव्यमान को पहले गर्म करने से पहले देख लिया गया, फिर इसको बहुत दिनों मतलब कई दिनों तक गर्म किया गया तो देखा गया कि इसमें जो टीन है, ठीक, यह टीन अभिक्रिया कर लिया इसके अंदर वाले ऑक्सीजन से, जो रिटॉर्ट के अंदर ऑक्सीजन था उससे टीन ने अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, और एक नया यौगिक बनाया। क्या बनाया? यौगिक। तो उस रिटॉर्ट के अंतर्गत एक नया यौगिक बना, रासायनिक अभिक्रिया हुई, फिर जाकर के जब रासायनिक अभिक्रिया हो गई, इसके अंदर बन गया नया पदार्थ, तब जाकर के फिर से इसके द्रव्यमान को मतलब तौला गया तो देखा गया कि तब भी द्रव्यमान क्या है? उतना ही है, और पहले भी द्रव्यमान टीन सहित उतना ही था, बाद में भी द्रव्यमान टीन सहित उतना ही है, ठीक है। तो दोनों समय द्रव्यमान क्या रहा? समान रहा, बदलाव नहीं हुआ। अर्थात ये कहा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आते हैं निश्चित अनुपात के नियम पर। कौन सा नियम? निश्चित अनुपात का नियम। बात करेंगे निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया? तो निश्चित अनुपात का नियम दिया प्राउस्ट ने, ठीक है, और कब दिया? 1789 में, ठीक है। 1789 में प्राउस्ट द्वारा कौन सा नियम दिया गया? तो निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है। और इसके अंतर्गत प्राउस्ट ने क्या बताया? तो इसके अंतर्गत प्राउस्ट ने बताया कि किसी रासायनिक यौगिक के, यहाँ लिख देते हैं, टाइम ज़्यादा चला जाएगा। तो किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों से प्राप्त, ठीक है, जो भी उसका शुद्ध नमूना होगा, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे, समझाएंगे। नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे सपोज करते हैं कि हम पानी लेते हैं, पानी, जल, हम जानते हैं कि जल जो है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना हुआ है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन का भार जो है वो कितना है? 2, और ऑक्सीजन का भार है 16। मतलब कि अगर इसको अनुपात के तौर पर ले तो 1:8, 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है भार के विचार से वो 1:8 है। तो कहता है कि किसी रासायनिक यौगिक के सभी शुद्ध नमूनों में एक ही प्रकार के तत्व भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़े हुए होते हैं, संयुक्त होते हैं। जैसे जल को देखिए आप, तो ये हमेशा 1:8 के अनुपात में होगा। कैसे होगा? 1:8 के अनुपात में, चाहे वह जल कहीं से प्राप्त करें आप, नदी का जल ले लीजिए, नाले का जल ले लीजिए, कल का ले लीजिए, तालाब का ले लीजिए, समुद्र का ले लीजिए, सभी नमूनों से प्राप्त जो जल होगा उस जल में, जल स्रोत अलग अलग है, स्रोत क्या है? जल का अलग अलग है, लेकिन अगर उसकी संरचना देखी जाएगी, उसके अंदर जो मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखा जाएगा द्रव्यमान के रूप में, तो हमेशा कितना रहेगा? 1:8 के अनुपात में रहेगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही ले लेते हैं हम, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी ले लेंगे, ठीक है, या हम उसको बनाएंगे ही, प्रयोगशाला में हम निर्मित ही कर लेंगे, फिर भी उसका जो अनुपात होगा वो हमेशा क्या रहेगा? निश्चित होगा। हमेशा क्या रहेगा? निश्चित होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे निश्चित अनुपात का नियम कहा गया है, ठीक है। अब निश्चित अनुपात के नियम और पदार्थ की अनस्वरता के नियम को आगे चल करके बेहतर तरीके से व्याख्या किया गया, किसके द्वारा? तो इसकी व्याख्या की गई अच्छे तरीके से जॉन डाल्टन द्वारा। किसके द्वारा? जॉन डाल्टन द्वारा। ध्यान देंगे, जॉन डाल्टन के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य है कि जॉन डाल्टन को एक रोग था जिसे कहते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। जॉन डाल्टन को कलर ब्लाइंडनेस था, मतलब लाल, हरा, नीला रंगों में वो अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते थे, ठीक है, स्पष्ट रूप से लाल, हरा, नीला रंग नहीं दिखाई देता था। तो उनको यह रोग था, इसीलिए वर्णांधता को या कलर ब्लाइंडनेस को डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाल्टनिज्म रोग भी कहते हैं।
और ये मतलब कि इस तरह के पहले ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में इतना ज़्यादा बताया, भले ही उसमें से बहुत सारी जो बातें थी वो गलत साबित हुई, कुछ मान्यताएं गलत हुई उनकी, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो बातें बताई वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, ठीक है, उस समय के लिए काफ़ी ज़रूरी बातें थी। सबको लगा कि हाँ ये बेजोड़ बात है और सही में बहुत अच्छी बात, मतलब कि उससे बहुत ही मतलब ऐसी बातें थी वहाँ पर की गई परमाणु से रिलेटेड। उन्होंने परमाणु के बारे में बहुत सारी बातों को बताया। अब हम ध्यान देंगे कि उन्होंने क्या क्या बताया, ठीक है। तो चलिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को देखते हैं। आपको आप जान ले कि परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादक किसे कहा जाता है, तो जॉन डाल्टन को। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ लेकिन उसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी निकल रहे हैं कि जॉन डाल्टन को ही परमाणुवाद का प्रणेता कहा जाता है, परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। परमाणुवाद का जनक जॉन डाल्टन, परमाणुवाद के प्रणेता या परमाणु सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डाल्टन को कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को कि क्या दिया था उन्होंने। अब हम देखते हैं जॉन डाल्टन के बारे में। तो जॉन डाल्टन के बारे में कुछ विशेष तथ्य मैंने बताए हैं। अभी जॉन डाल्टन का जन्म जो है 1766 में और मृत्यु 1844 में हुई। वे एक विद्यालय के शिक्षक थे। जॉन डाल्टन एक विद्यालय के शिक्षक थे। उन्होंने 1801 में ध्यान देंगे, 1801 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ठीक है, परमाणु पर आधारित। परमाणु कैसा होता है, परमाणु क्या है, इस पर गहन अध्ययन कर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। और डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया, 1801 ईस्वी में। आप इसको याद रखेंगे, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आपको डिटेल से उनके जो सिद्धांत में मान्यताएं थी उनको बताता हूँ और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आप ये नहीं समझे कि बहुत सारा लेंदी मतलब बड़ा हो रहा है तो इसलिए इसको शॉर्ट में पढ़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। डाल्टन के परमाणु के दोष से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात उन्होंने, जो सबसे पहली मान्यता है उनकी, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि परमाणु जो है, ठीक, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और जिसको क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, ठीक है। और ये जो परमाणु होते हैं ये अविभाज्य होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पहला पॉइंट। अगला बात उन्होंने क्या कहा दूसरे नियम में, मतलब दूसरे बात में, कि किसी भी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा परमाणुओं का निर्माण या नाश नहीं किया जा सकता है। मतलब किसी भी रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम न तो परमाणु को बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, और न ही नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इस बात को आप याद रखेंगे, पूछा जाता है कि किसका कथन है कि परमाणु को न तो निर्मित किया जा सकता है और न ही नाश किया जा सकता। तो जॉन डाल्टन का, किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। जैसे सपोज कीजिए आप कि हम एक लोहे का छड़ लेते हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे परमाणु हैं, उसमें क्या है, बहुत सारे परमाणु हैं। तो क्या लगता है आपको, सभी परमाणु तो लोहे के परमाणु ही है ना। अगर हम दूसरा तत्व ले लें, कोई तांबा का छड़ ले लें, ठीक है, तो तांबा में जो परमाणु होंगे, तांबा जिस परमाणु से मिलकर बना होगा वो तांबा का परमाणु होगा और दोनों के परमाणु क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और इसके सभी परमाणु क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान होंगे, सदृश होंगे। इनका आकार, इनका द्रव्यमान, इनके रासायनिक गुण, यहाँ पर गुण लिखा गया है, रासायनिक गुण की बात हो रही है। इनके रासायनिक गुण जो होंगे वो क्या होंगे, जैसे धातु है, ठीक है, तो ये इसके जो परमाणु होंगे वो भी धातु के गुण दर्शाएंगे, ठीक है। ये अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, तो इनका जो एक परमाणु होगा वो भी अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करेगा, तो हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करेगा। मतलब उसके रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सभी के समान होंगे, ठीक है, यही कहा जा रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं। जैसे कि लोहा और तांबा अलग अलग है, ठीक है, तो इसका परमाणु और इसका परमाणु दोनों क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे, दोनों में असमानता होगी, ठीक है। इसके परमाणु और इसके परमाणु अलग अलग होंगे, इसके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे, ठीक है। ये विद्युत को अच्छी तरह से सुचालक, अच्छा सुचालक है, ये खराब सुचालक है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें तो
इनके परमाणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न परमाणु जो होंगे, भिन्न भिन्न तत्व जो होंगे उनके परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, उनमें अंतर होगा, वो समान नहीं होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी। अगला, रासायनिक संयोग में दो या अधिक तत्वों को के परमाणु परस्पर संयोग कर एक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि रासायनिक संयोग से जब दो तत्व या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करेंगे तो नए यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो परमाणु परस्पर संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनाते हैं। ठीक है, अगला है कि रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करते हैं। ठीक है, जो संयोग करने का अनुपात होता है वो सरल होता है। जैसे आप सब समझिए कि जल H2O, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में संयोग कर रहा है, तो ये सांख्यिक अनुपात जो है सरल है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड C1 और ऑक्सीजन 2, तो 1:2। अमोनिया NH3, अमोनिया N1 और हाइड्रोजन 3, तो 1:3 के अनुपात में संयोग कर रहा है। तो जो तत्व के परमाणु जो है आपस में संयोग करते हैं तो सरल सांख्यिक अनुपात में संयोग करते हैं, उनका जो अनुपात होता है वो सिंपल सा साधारण होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु एक से अधिक परमाणु में, मतलब एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोग करके भी नए यौगिक बना सकते हैं, एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, और इन दोनों जगहों पर ऑक्सीजन है, जल में भी ऑक्सीजन है, और एक जगह और लेते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो सभी जगह है, लेकिन यहाँ पर अनुपात क्या है, 2:1, यहाँ पर अनुपात क्या है, 1:2, यहाँ पर अनुपात 1:1। तो अलग अलग अनुपात में अलग अलग तत्वों के साथ संयोग करके एक परमाणु अनेक यौगिक बना सकता है। ठीक है, तो यही बात कहा गया है यहाँ कि एक ही तत्व के परमाणु ऑक्सीजन, एक ही तत्व का परमाणु है ना ऑक्सीजन का, वो एक से अधिक अनुपात में, मतलब कि ये 2:1 है, ये 1:2 है, अलग अलग अनुपात है, तो एक से अधिक अनुपात में दूसरे तत्वों के साथ, यहाँ हाइड्रोजन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ, यहाँ कार्बन के साथ, और तत्वों के साथ हो सकता है, जैसे NO2, तो यहाँ नाइट्रोजन के साथ, तो दूसरे तत्व के परमाणुओं के साथ संयोग कर एक से अधिक यौगिक बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ कितने सारे यौगिक बन सकते हैं, है ना, तो एक से अधिक यौगिक बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से यह परमाणुवाद का सिद्धांत था, या परमाणुवाद कहा जा सकता है इसको, या परमाणु का सिद्धांत कहा जा सकता है, जिसको किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि जॉन डाल्टन की इस परमाणु सिद्धांत के लाभ क्या क्या हुए। ठीक है, या इससे इसकी क्या विशेषताएं क्या रही। तो इसकी विशेषताएं ये रही कि जो 2 नियम हमने पिछले, मतलब कि कुछ समय पहले देखा है कि पदार्थ की अनस्वरता का नियम और निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, तो उन दोनों नियमों को इस परमाणु सिद्धांत से प्रतिपादित किया जा सकता है, मतलब कि उसे समझाया जा सकता है, उसकी सफल व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, तो ये आसानी हुई। उसके बाद और बात करें तो इन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि परमाणु अविभाज्य होते हैं, परमाणु के सहयोग के बारे में बताया। तो इन बातों से जो रसायन शास्त्र को आगे बढ़ने में परमाणु के क्षेत्र में सहूलियत हुई। ठीक है, और सब वैज्ञानिक आए और इन मतलब कि ज्ञात तथ्यों या इस जानकारियों के आधार पर आगे खोज करना शुरू किया उन्होंने, आगे और सारी बातों को खोजा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके लाभ भी रहे और रसायन शास्त्र को आगे बढ़ाने में सहूलियत मिली। अब बात करते हैं हम कि परमाणुवाद का सिद्धांत जो था, जो डाल्टन द्वारा दिया गया, इसमें कुछ दोष भी थे। ये नहीं था कि यह पूरी तरह से सही नहीं था। ठीक है, इसकी कुछ खामियां थी, कुछ दोष थे। अब आइए हम परमाणुवाद सिद्धांत के या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोषों को देखते हैं कि क्या गलतियां थी इनमें। तो सबसे पहले तो पहली गलती, जो सबसे पहला पॉइंट था इनका, कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अणु से बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। ये बात एकदम सही है, जो लाइन मैंने खींचा है ये एकदम सही है। लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि ये अविभाज्य होते हैं, मतलब इन्हें इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं, इनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं।
अब ठीक है, लेकिन आधुनिक मतों के अनुसार, जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने शोध किया तो आधुनिक मतों के अनुसार परमाणु भी विभाज्य होते हैं, परमाणु भी विभाज्य होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है। तो ये बात गलत हो गई। ठीक है, ये जो पहला बात था आप इसको लिख सकते हैं डाल्टन के परमाणुवाद सिद्धांत के दोष, या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के दोष। पहला दोष क्या था कि इन्होंने डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, किंतु आधुनिक मतों के अनुसार परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है, खंडित किया जा सकता है। दूसरा क्या गलती रही इनकी, तो दूसरी गलती रही, इन्होंने कहा किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, अर्थात उनके आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण सदृश होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ध्यान देंगे कि हम थोड़ी देर पहले आपको जब ये समझा रहे थे उस समय एग्जाम्पल हमने लिया था कि लोहा का एक छड़ लेते हैं, उसके सभी परमाणुओं को देखते हैं, तो डाल्टन के अनुसार क्या है कि सभी परमाणु एक जैसे हैं, उनका आकार एक है, उनका द्रव्यमान एक है, उनके रासायनिक गुण एक है। लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, कई परमाणु इसी में ऐसे भी होते हैं, ठीक है, लोहे के ही परमाणु ऐसे भी होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो सकती है, जिनमें न्यूट्रॉन की मात्रा अधिक हो सकती है, जिनको हम कहते हैं समस्थानिक हो सकते हैं, समभारिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है, उनका द्रव्यमान अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वे एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर समझ लीजिए कि डाल्टन के अनुसार परमाणु किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किंतु ये बात सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। परमाणु मतलब एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के भी हो सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब चलिए उनके अगले दोष पर नजर डालते हैं। अगला, विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार और द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं। यह बात तब तक ठीक था जब तक आधुनिक शोध नहीं हो चुके थे परमाणुओं पर, लेकिन जैसे आधुनिक शोध हुए, वैज्ञानिकों ने नई बातों को जाना परमाणु के बारे में, तब यह सिद्धांत भी क्या हो गया, गलत साबित किया गया। यहाँ भी दोषयुक्त सिद्धांत था यह। इसमें क्या, इसके अनुसार हमने क्या बताया कि दो भिन्न भिन्न तत्व है, अगर एक दूसरा तत्व है, ये x है और ये y है, ठीक, तो इनके परमाणु क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। इसका परमाणु अलग होगा, इसका परमाणु अलग होगा, लेकिन प्राय होगा, अधिकांश परमाणु अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी परमाणु होंगे जिनका दोनों में द्रव्यमान समान होगा। ठीक है, जिनका द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। जैसे कार्बन का द्रव्यमान और नाइट्रोजन का द्रव्यमान, कार्बन का द्रव्यमान भी परमाणु संख्या दोनों का 6, लेकिन द्रव्यमान 14 होता है, और नाइट्रोजन का द्रव्यमान भी 14 होता है। तो दोनों कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के परमाणु का द्रव्यमान जो है 14 हो गया, तो द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। है दोनों भिन्न भिन्न तत्व है, दोनों तत्व भिन्न भिन्न है, ठीक है, लेकिन इनमें आप ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। परमाणु का द्रव्यमान जो है क्या हो गया, समान। तो ये बात क्या हो गई, गलत साबित हो गई। और इसे क्या कहते हैं, समभारित, भार दोनों का समान है, समभारित कहते हैं। तो आप यह लिख सकते हैं, तीसरा जो गुण उनका परमाणु सिद्धांत का दोष था वो यह था कि डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न आकार, द्रव्यमान और रासायनिक गुण वाले होते हैं, किंतु आधुनिक मतों के अनुसार कुछ ऐसे परमाणु भी होते हैं जो भिन्न भिन्न तत्वों के तो होते हैं, लेकिन उनका द्रव्यमान क्या होता है, समान, लेकिन उनका द्रव्यमान समान होता है, जिसे समभारित कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समभारित। डाल्टन ने बताया कि एक तत्व का परमाणु जो होगा, ठीक है, चलिए हम एक चीज और समझते हैं डाल्टन के बारे में, कि डाल्टन ने सबसे पहले तत्व और यौगिक के कणों को अलग अलग किया। ठीक है, किसी तत्व के यौगिक को उन्होंने परमाणु कहा, और यौगिक के जो सबसे छोटे कण थे उन्हें यौगिक परमाणु कहा। ठीक है, या यौगिक अणु कहा, जिसे बाद में यौगिक के छोटे कणों को अणु कहा जाने लगा और तत्व के सबसे छोटे कणों को परमाणु कहा जाने लगा। ठीक है, तो इस तरह से एक और दोष है जिसकी व्याख्या
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से नहीं की जा सकती है, और वो यह है कि इन्होंने कहा कि एक तत्व का सब जो परमाणु होगा उसके गुण सदृश होते हैं। लेकिन आप समझिए कि चारकोल, कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी कार्बन परमाणु से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कार्बन परमाणु से। लेकिन इन सभी के गुणों में क्या होता है? अंतर होता है। इन सभी के गुणों में क्या होता है? अंतर होता है। तो इस बात की व्याख्या भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से नहीं की जा सकती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे परमाणुओं के मतलब तत्वों के संकेत, किस तरह से लैटिन नाम से संकेत बनाए जाते हैं, अंग्रेजी के पहले बड़े अक्षर से संकेत बनाए जाते हैं। प्राचीन समय के जो रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक थे उन लोगों ने किस तरह से तत्वों को संकेतित किया था। इन बातों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो धन्यवाद।